स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के संदर्भ में हेयर कट शब्द का क्या तात्पर्य है? ए, दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के वेतन में कटौती। बी, अचल संपत्तियों पर किए गए मूल्यह्रास की तुलना उनके विरुद्ध किए गए प्रावधानों से करना। सी, ऋण समाधान प्रक्रिया के दौरान लेनदारों द्वारा स्वीकार की गई बकाया राशि में कमी। डी, देनदार कंपनी की प्रबंधन टीम का अनिवार्य पुनर्गठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। हेयर कट शब्द का तात्पर्य ऋण समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में साहूकारों द्वारा दी जाने वाली राशि से है। ऋण वसूली के संदर्भ में यह उधारकर्ता से देय वास्तविक राशि और उनके द्वारा बैंक के साथ तय की गई राशि के बीच का अंतर है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने सुझाव दिया कि हेयर कट को आईबीसी में प्रवेश करने पर कंपनी द्वारा लाए गए मूल्य एवं प्राप्त मूल्य के बीच के अंतर के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, न्यायिक समीक्षा संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की प्रक्रिया है। 2, यदि कोई कानून भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही उसे अमान्य घोषित कर सकता है। 3, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि पारित किया गया कानून भारतीय संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अतः कथन 1 सही है। भारत में न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालयों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। न्यायिक समीक्षा शब्द का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 32 और 136, 142 एवं 226 के माध्यम से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जीपीएस एक नेविगेशन प्रणाली है जो हवाई, समुद्र और भूमि यात्रा के लिए स्थान, वेग एवं समय डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकती है। 2, जीपीएस ट्राइलेटरेशन नामक तकनीक के माध्यम से काम करता है। 3, जीपीएस प्रणाली में 6 पृथ्वी केंद्रित कक्षीय विमानों में 7 उपग्रहों का एक समूह शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह एक नेविगेशन प्रणाली है जो हवाई, समुद्र और भूमि यात्रा करने के लिए स्थान, वेग तथा समय डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए उपग्रहों एवं रिसीवर एवं एल्गोरिदम का उपयोग करती है। अतः कथन 1 सही है। जीपीएस ट्राइलेटरेशन नामक तकनीक के माध्यम से काम करता है। इसका उपयोग आउटपुट स्थान की जानकारी बनाने हेतु उपग्रहों से संकेतों का उपयोग करके स्थान, वेग और ऊंचाई की गणना करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। जीपीएस उपग्रह प्रणाली में 6 पृथ्वी केंद्रित कक्षीय विमानों में 24 उपग्रहों का एक समूह शामिल है। प्रत्येक कक्षा में 4 उपग्रह हैं जो पृथ्वी से 13,000 मील ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किस कलासी बांध आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के बीच एक संयुक्त जल परियोजना है? 2, किस कलासी बांध अरास नदी पर बनाया गया है? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किस कलासी बांध ईरान और अजरबैजान गणराज्य के बीच सबसे बड़ी संयुक्त जल परियोजना है? अतः कथन 1 सही नहीं है। तटबंध बांध ईरान के उत्तर पश्चिमी प्रांत पूर्वी अजरबैजान में खोड़ा अफरीन क्षेत्र में स्थित है। यह बांध 2 पड़ोसी मुस्लिम राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से अपनी साझा सीमा पर अरास नदी पर बनाया गया था। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी सीमाएं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से लगती हैं। 2, फारस की खाड़ी और शेष विश्व से एकमात्र समुद्री निकास होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से है। 3, केशम संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की सीमा से लगी जल राशि है, अतः कथन 1 सही है। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और शेष विश्व में एकमात्र समुद्री निकास एवं संकीर्ण चोक पॉइंट होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से है, अतः कथन 2 सही है। केशव फारस की खाड़ी में ईरान से संबंधित सबसे बड़ा द्वीप है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रैचेट मैकेनिज्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, एक ऐसा तंत्र जो देशों को आर्थिक संकट के दौरान अस्थायी रूप से व्यापार बाधाओं को बढ़ाने की अनुमति देता है। बी, एक नियम जो एक बार स्थापित हो जाने पर राष्ट्रों को व्यापार बाधाओं को कम करने के अपने वचन वापस लेने से रोकता है। सी, एक नियम जिसके तहत देशों को समय के साथ अपनी व्यापार बाधाओं को उत्तरोत्तर कम करने की आवश्यकता होती है। डी, एक प्रावधान जो देशों को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए कुछ वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रैचेट तंत्र। रैचेट तंत्र का अर्थ है कि यदि कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है और टैरिफ व कोटा हटाता है या कम करता है तो वह उन पर वापस नहीं जा सकता है तथा अधिक प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं ला सकता है। छूट का अर्थ यह होगा कि कोई देश बाद में राष्ट्रीय हित की रक्षा के आधार पर प्रतिबंधात्मक उपाय करने में सक्षम होगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेड शोरिंग, नियर शोरिंग और रीशोरिंग शब्द जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं किससे संबंधित हैं? ए, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, बी, जलवायु वार्ता, सी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, डी, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रेड शोरिंग, नियर शोरिंग और रीशोरिंग। फ्रेड शोरिंग एक बढ़ती हुई व्यापार प्रथा है जहां आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने जाने वाले राष्ट्रों पर केंद्रित होते हैं। किसी व्यवसाय द्वारा अपनी गतिविधियों को पड़ोसी देश, अक्सर साझा सीमा वाले राष्ट्र में स्थानांतरित करने की प्रथा को नियर शोरिंग के रूप में जाना जाता है। रीशोरिंग किसी व्यवसाय अथवा व्यवसाय के किसी हिस्से को अन्य दूसरे राष्ट्र में स्थित अपने मूल राष्ट्र में वापस ले जाने की प्रथा है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान संगठन से संबद्ध है? 1, वर्ल्ड वेदर वॉच, 2, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, 3, वर्ल्ड वेदर रिसर्च। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह निम्नलिखित राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को चलाता है। वर्ल्ड वेदर वॉच प्रोग्राम यानी WWW यह मौसम संबंधी और संबंधित टिप्पणियों के अवलोकनों एवं आदान प्रदान के लिए विश्वव्यापी प्रणालियों के विकास, संचालन तथा संवर्धन की सुविधा प्रदान करता है। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम यानी GAW यह वैश्विक वातावरण पर मानव गतिविधि के बढ़ते प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम यानी WWRP यह सार्वजनिक सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय गुणवत्ता के सुधार में योगदान देता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कोलोरेक्टल कैंसर यानी CRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक प्रकार का कैंसर है जो कोलन या मलाशय को प्रभावित करता है। 2, यह दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है जो सभी कैंसर के मामलों का लगभग 10% है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर या आंत कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, एक सामान्य प्रकार का कैंसर है जो कोलन या मलाशय को प्रभावित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह वैश्विक स्तर पर कैंसर से संबंधित मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित जांच से कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में मदद मिल सकती है। कोलोरेक्टल कैंसर विश्व भर में होने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर है जो सभी कैंसर के लगभग 10% मामलों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी पोनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसने आधुनिक खेल पोलो के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2, यह लाई हरोबा जैसे स्थानीय त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मणिपुरी पोनी यह एक घोड़े की नस्ल है जो भारतीय राज्य मणिपुर में मूल रूप से पाया जाता है। यह पोलो की उत्पत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसे परंपरा का प्रतीक माना जाता है और लाई हरोबा जैसे स्थानीय त्योहारों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2, इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा विनियमित किया जाता है। 3, इसके मामले नाबार्ड अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी, अतः कथन 1 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है और यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थाओं या बैंकों का पर्यवेक्षक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बोर्ड निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नाबार्ड अधिनियम के तहत की जाती है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। तरबेज शहर जिसका कभी कभी समाचारों में उल्लेख होता है स्थित है। ए ईरान, बी बेलारूस, सी इजराइल, डी कुवैत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।